प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है जनसंख्या के तत्व और उनकी चारित्रिक विशेषताएं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम जनसंख्या के तत्व और उनकी चारित्रिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जनसंख्या के तत्व और चारित्रिक विशेषताओं के बीच के अंतर को पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसको नहीं समझेंगे तो हम इस लेक्चर की आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमें 15 से 20 मिनट का लेक्चर बनाना है, तो उसके आधार पर ये जो पूरा विषय है ये अलग अलग लेक्चर्स में 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम उसको तोड़ तोड़ कर इसके वीडियोज बनाएंगे। देखो, जनसंख्या तत्व और चारित्रिक विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तत्व से हमारा तात्पर्य उन विशेषताओं से है, उन तत्वों से है जो जनसंख्या के आकार को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। और ये तीन होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अभी हम इन तीनों को किस प्रकार से हम आकलित करते हैं उसका भी गहन अध्ययन करेंगे। जब हम चारित्रिक विशेषताओं की बात करते हैं तो इन तीन को छोड़ के तमाम विशेषताएं, लिंगानुपात है, साक्षरता है, शिक्षा का स्तर है, अर्बन और रूरल जो अनुपात है, ग्रामीण और शहरी अनुपात है जनसंख्या का, इसके अलावा तमाम चीजें जैसे विवाह के समय स्त्री की आयु जैसे तत्व हैं, लिंगानुपात है, ये सब के सब इन तीन तत्वों को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब चारित्रिक विशेषताओं में शामिल किए जाते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं। पूरा लेक्चर यदि 2 घंटे का होता तो ये दोनों चीजें एक साथ डिस्कस करते हम, लेकिन यहाँ पर हम इसको अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक करके देखेंगे कि जनसंख्या के तत्व और उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जनसंख्या की दिशा एवं दशा के निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही तय करती है कि जनसंख्या आज कैसी है और कल जनसंख्या का स्वरूप कैसा होने वाला है। ये चीजें हमें जनसंख्या के तत्वों और उसकी चारित्रिक विशेषताओं से ही पता लगता है। क्योंकि जब तक हम जनसंख्या के तत्वों और उसकी चारित्रिक विशेषताओं का गहन अध्ययन नहीं करेंगे, हमें जनसंख्या के बदलते स्वरूप और भविष्य में उसके स्वरूपित होने वाले जो रूप है उसका आभास नहीं होगा। यदि हम उसको जानना चाहते हैं तो अनिवार्यतः हमें जनसंख्या के तत्वों और चारित्रिक विशेषताओं को संकल्पनात्मक ढंग से समझना पड़ेगा। इसको यहाँ देखो, ये क्लियर है कि ये तीन ऐसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो सीधे के सीधे जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। अब हम ये एक आधारभूत जनांकीय समीकरण जो है, इसको यदि हम हमारे लेक्चर का आधार बनाएं तो हम बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे कि हमने तत्वों को चारित्रिक विशेषताओं से अलग क्यों किया है, या हम यूं कहें कि किस प्रकार से जनसंख्या के तत्व जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं से भिन्न है। यदि हम आधारभूत जनांकीय समीकरण की बात करते हैं तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली समय के साथ जनसंख्या में होने वाले बदलाव को दर्शाने का एक सरलतम तरीका है, जिसे हम आधारभूत जनांकीय समीकरण की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर आपको आपके सामने एक समीकरण दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसको हमने बॉक्स में दे रखा है। P2 is equal to P1 plus B minus D plus I minus E। इसको थोड़ा सा हम ये जो साइन यहाँ पे दिए हुए हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं। P1 और P2 किन्हीं दो संदर्भ बिंदुओं के बीच जनसंख्या है, ठीक है। अब दो संदर्भ बिंदुओं की जनसंख्या है, ठीक है। अब दो संदर्भ बिंदु क्या हो सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखो, आप किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन देखते हो तो आप क्या देखते हो, जैसे मान लो आपने कहा कि भाई वार्षिक परिवर्तन की 2017 और 2018 के बीच में जनसंख्या में किसी क्षेत्र में होने वाले वार्षिक परिवर्तन की जब आप बात करते हो तो आपने दो समय संदर्भ बिंदु लिए, 2017 और 2018, ठीक है। तो ये 2017 की जो जनसंख्या थी वो यहाँ P1 हो जाएगी और 2018 की जनसंख्या यहाँ P2 हो जाएगी। मान लीजिए कि आप दशकीय परिवर्तन देखना चाहते हैं, आपने किसी क्षेत्र की
2011 की जनसंख्या ली और 2021 जो आने वाला है उसकी जनसंख्या ली। ठीक है, तो 2011 और 2021 इन दोनों के बीच एक दशक का अंतर है, तो इसके बीच जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम दशकीय परिवर्तन कहेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज स्पष्ट नजर आ गई होगी कि बदलाव को दर्शाने के लिए हमारे पास दो समय संदर्भ होने जरूरी है, और ये P1 और P2 कुछ नहीं, ये उन दो समय संदर्भों की जनसंख्या को इंगित करते हैं। P1 जो पहले वाला है, ठीक है, यहां ज्यादा किसकी है और कम किसकी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो तो दिशा तय करेगा। यदि मान लो P1 ज्यादा है और P2 कम है, इसका मतलब जनसंख्या में परिवर्तन ऋणात्मक है, आकार की यदि बात करें तो, वृद्धि दर की यदि बात करें तो। और यदि P1 ज्यादा है P1 से, इसका मतलब वो धनात्मक है। लेकिन यहाँ P1 का स्पष्ट अर्थ ये है जो आधार वर्ष है उसकी जनसंख्या, और P2 हमारा जो दूसरा समय संदर्भ है उसकी जनसंख्या। जो B है वो बर्थ्स को इंगित करता है, अर्थात कुल जन्मे बच्चों की संख्या को हम यहां पर लेते हैं। D डेथ को इंगित करता है, अर्थात हम कुल मृत्यु की जो संख्या है ना, कुल मरने वालों की संख्या, उसको यहां पर लेते हैं। I इमिग्रेंट्स को इंगित करता है, क्योंकि ये आधारभूत इक्वेशन यहां पर हमें किसी एक देश के बारे में यदि पिक्चर देखनी हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो आई यूज किया है इमिग्रेंट, ये बेसिकली हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास के लिए यूज करते हैं। तो इमिग्रेंट का मतलब ये हुआ कि दूसरे देश से आकर, है ना, जिस देश का हम अध्ययन कर रहे हैं वहां पर कितने लोग बसे, दूसरे देशों से आकर। और जब हम बात करते हैं एमिग्रेंट्स की, ई स्टैंड्स फॉर एमिग्रेंट्स, तो एमिग्रेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जिस भी देश का आप अध्ययन कर रहे हो वहां से कितने लोग देश की सीमा से बाहर अन्यत्र चले गए। ठीक है, अब आपको यहां पर देखो इस पूरी आधारभूत जनांकी के समीकरण में क्या क्या दिखाई दे रहा है। नंबर 1 जनसंख्या, आधार वर्ष की जनसंख्या, और दूसरे समय संदर्भ बिंदु की जनसंख्या। ठीक है, तो वो तो जनसंख्या का आकार है, लेकिन उसके अलावा जनसंख्या को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, वो कौन कौन सी यहां पर इस समीकरण में हमें दिखाई दे रही है। एक है जन्म दरें, दूसरी है मृत्यु दरें, और तीसरा है प्रवास। यही कारण है कि हम इन तीनों को जनसंख्या के तत्व कहते हैं। इस ही समीकरण को हम एक और तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अब आप स्क्रीन पे देखिए कि हमने P1 और P2 को तो वैसे ही इस्तेमाल किया है। ये देखिए, आप पीछे वाला देखिए, है ना, P2 इक्वल टू P1, यहां पर भी P2 इक्वल टू P1। लेकिन आप देखिए कि उसके आगे हमने जहां पर बर्थ को प्लस किया था और डेथ को माइनस किया था, उसकी जगह पे हमने एक कॉमन इंडिकेटर लिया है NI। NI का सिंपल मीनिंग है नेचुरल इंक्रीज, और नेचुरल इंक्रीज से या प्राकृतिक वृद्धि से हमारा तात्पर्य है केवल और केवल जन्म और मृत्यु दरों के अंतर के कारण होने वाली वृद्धि। अर्थात हम जब प्राकृतिक वृद्धि की बात करते हैं तो हम इसके अंदर प्रवास को शामिल नहीं करते, हम इसमें प्रवास को शामिल नहीं करते। और जब हम आगे देखिए, आई को हमने लिखा था देखिए प्लस, और ई को लिखा था माइनस। ये देखिए पिछले समीकरण, प्लस आई माइनस ई। तो आई और ई क्या है? इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स की संख्या है। हम इसको समेकित रूप से NM अर्थात नेट माइग्रेशन, शुद्ध प्रवास के रूप में भी देख सकते हैं। शुद्ध प्रवास, यदि मान लो इमिग्रेंट्स ज्यादा हैं और एमिग्रेंट्स कम हैं, अर्थात आकर ज्यादा बसे बाहर कम गए, तो ये धनात्मक हो जाएगा। और यदि इमिग्रेंट्स कम हैं और एमिग्रेंट्स ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग पलायन कर गए उस क्षेत्र से और कम लोग बाहर से आकर बसे, इसका मतलब कि जनसंख्या में कमी आई है, तो उस स्थिति के अंदर ये NM जो है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आधारभूत जनांकी के समीकरण हैं जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के अध्ययन का एक आधारभूत सूत्र मान लीजिए।
ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये जनसंख्या समीकरण, ये जनांकीय समीकरण हमें मूल रूप से जनसंख्या के आकार के प्रत्यक्षतः जो परिवर्तन है उसका आभास कराती है। इसलिए यहां पर हमने जिनको शामिल किया है वो प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। और अब हमें ये स्पष्ट हो गया है कि ये तत्व केवल 3 हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब हम देखते हैं कि आधारभूत जनांकीय समीकरण में केवल जन्म, मृत्यु तथा प्रवास को ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये 3 ही हैं जो प्रत्यक्षतः जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। ये कुल जनसंख्या के आंकड़ों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम इन तीनों को जनसंख्या के तत्व कहते हैं। अब हम इस लेक्चर में कम से कम जन्म दर को तो पढ़ ही लेते हैं। देखिए, जन्म दर को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं और हम उन सब तरीकों की धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है, शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना है। जैसे आपने एक सुना होगा क्रूड बर्थ रेट, सीबीआर। ये सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है जन्म दरों को दर्शाने का जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, शोध करते हैं, तो ये जो क्रूड बर्थ रेट है ये हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करती, इसलिए हमें और परिष्कृत जो तरीके हैं वो अपनाने होते हैं। जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको, क्रूड है ना, अपरिष्कृत। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताता हूं कि ये शब्दावली क्यों आई, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हम ये सीबीआर जो क्रूड बर्थ रेट है उसको निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि हम ये जितनी भी दरें निकाल रहे हैं ये सब वार्षिक है, ये सब 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, और मान लीजिए कि सीकर हमारा अध्ययन क्षेत्र है, हमारा महाविद्यालय सीकर में स्थित है ना, हम ये कह रहे हैं कि सीकर जिला हमारा अध्ययन क्षेत्र है। तो क्या लिखा है कि किसी एक निश्चित वर्ष में कुल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, है ना। तो हम ये मानेंगे कि सीकर में, है ना, और मान लीजिए कि हम अध्ययन कर रहे हैं 2019-20 का। ठीक है, तो सीकर में 2019-20 में, या केवल 1 वर्ष ले लीजिए, केवल 2019 ले लीजिए, है ना, सीकर में 2019 में कुल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। ठीक है, ये तो आ गया अंश में। ठीक है, तो हर में क्या आया, उसी वर्ष की कुल माध्य जनसंख्या। ये एक सूत्र होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, माध्य जनसंख्या का परिकलन करते हैं। इसका मतलब कि इसमें ना तो हम आधार वर्ष की जनसंख्या को लेते हैं, जैसे मान लो आपने 19 लिया, तो 1 जनवरी 2019 को भी जनसंख्या का एक निश्चित आकार है, और 31 दिसंबर 2019 को भी जनसंख्या का एक निश्चित आकार है। उसके बीच में होने वाले जन्म के परिवर्तनों को आप यहां देख रहे हैं, है ना, वो पूरा 1 साल है। तो जनसंख्या 2 हो गई ना, प्रारंभिक और अंतिम। ठीक है, उसी के आधार पे हम सारा का सारा आकलन करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, ना तो प्रारंभिक को लेते हैं ना अंतिम को लेते हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मिड ईयर पॉपुलेशन अर्थात मध्य वर्ष की जनसंख्या, जो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं गणितीय तरीकों से वो कैलकुलेट करते हैं। इसी ये जो 2 आंकड़े हमारे पास में, शुरुआती आंकड़ा और अंतिम आंकड़ा, उनकी मदद से उसको यहां पे लेते हैं और फिर हम उसको 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहूंगा। नंबर 1, देखिए आपने यदि ध्यान दिया हो तो ऊपर है कुल जीवित जन्मे बच्चे। यदि मान लीजिए कि कोई डिलीवरी हुई है सीकर में और डिलीवरी के टाइम वो बच्चा मृत था, ठीक है, वो बच्चा अपनी मां के पेट से मृत ही निकला है, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, एक यदि मान लो बच्चा जीवित पैदा हुआ और आधे घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में, 1 दिन बाद में, 5 दिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई, वो इसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जब जन्म हुआ था उस समय वो बच्चा जीवित था। तो इस परिभाषा में यदि आप जीवित जन्मे बच्चे, है ना, केवल जन्मे बच्चे लिख देते हो, जीवित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये परिभाषा अपूर्ण है। दूसरी बात मैं यहां जो समझाना चाहता हूं, हमने इसको 1000 से गुणा किया है। ठीक है, तो हम प्रति 1000 निकालते हैं, जन्म दरें और मृत्यु दरें हम प्रति 1000 निकालते हैं। ध्यान रखना, ये प्रति 1000 जो निकालना है ये कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। आप प्रति लाख भी निकाल सकते हो, प्रति 10,000 भी निकाल सकते हो, प्रति शत भी निकाल सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्धारित किया जाता है कि हम
जो परिवर्तन दिखाना चाहते हैं, यदि उन परिवर्तनों को बेहतरी से प्रतिशत में दिखा सकते हैं तो हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, और यदि उन परिवर्तनों को हम प्रतिशत में अच्छे से नहीं दिखा सकते तो फिर हम प्रति हजार पर मूव करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मान लीजिए कि हमारी जो जन्म दरें हैं, एक मैं आपको काल्पनिक आंकड़ा दे रहा हूं, मान लीजिए कि वो 35.56 प्रति हजार से घटकर, ठीक है, 35.13 प्रति हजार हो गई। ठीक है, 5.6 से घटकर 0.56 से घटकर 0.13, 35 वही है। ठीक है, अब आप इसको प्रति हजार को प्रतिशत में निकालिए, ये हो जाएगा 3.556 और दूसरा हो जाएगा घटकर कितनी होगी 3.516, है ना, जो मैंने आपको काल्पनिक आंकड़े दिए। यदि आप प्रतिशत ले रहे हो तो आप परिवर्तन को अच्छे से भांप नहीं पा रहे हो, वो इतना न्यून और इतना छोटा दिखाई दे रहा है कि हमारा ध्यानाकर्षण उधर नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही हम प्रति हजार ले रहे हैं तो वो अंतर हमें, जैसे हम 35.56 से जब 35.13 की बात करते हैं तो वो अंतर हमें लगभग 0.5 जैसा दिखाई देता है, इसलिए हमारा वहां पर थोड़ा सा ठहराव होता है और हम उसको थोड़ा सा भारण देते हैं। यही कारण है कि हम जन्म दर और मृत्यु दर जैसी चीजों को प्रति हजार निकालते हैं। अब ये जब हम मातृत्व मृत्यु दर निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम प्रति लाख निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें यदि हम प्रति हजार लेते हैं तो भी हम उसमें होने वाले परिवर्तनों को अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर ना प्रतिशत लेते हैं ना प्रति हजार लेते हैं, बल्कि हम प्रति लाख लेते हैं। शायद मैं अपनी बात आपको पहुंचा पाया हूं कि ये हमें ध्यान रखना है कि ये प्रति हजार, प्रतिशत, प्रति लाख, ये हम हमारी सुविधा के लिए और जो चीज हम दिखाना चाहते हैं उसके बेहतरी से प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि हम जन्म दरों और मृत्यु दरों का आकलन वैश्विक स्तर पर प्रति हजार क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपने नीचे क्या लिया, कुल माध्य जनसंख्या। अब मुझे बताइए, क्या सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, क्या सब उत्पादकता में भाग लेती हैं? क्या उसमें बच्चियां नहीं होती? क्या उसमें मेनोपॉज के बाद की वृद्ध महिलाएं नहीं होती? क्या आधी जनसंख्या पुरुषों की नहीं होती जिनके पास में मातृत्व गुण नहीं है? ठीक है, और यहां हमने क्या कर लिया, पूरी माध्य जनसंख्या ले ली साहब। तो मुझे बताइए कि ये अपरिष्कृत हुआ या नहीं हुआ? अब इसको थोड़ा सा सुधार कर हम यदि प्रस्तुत करें तो हम बात करते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, सामान्य उत्पादकता दर, GFR हम इसको बोलते हैं, है ना, जनरल फर्टिलिटी रेट। इसमें देखो, ध्यान से देखना कि ऊपर जो हमने अंश में लिया है किसी एक निश्चित वर्ष में जन्मे कुल जीवित बच्चों की संख्या, ये अपरिवर्तित है, ये वैसा ही है जैसा हमने पहले लिया था। लेकिन नीचे देखिएगा आप, उसी वर्ष की 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं की माध्य जनसंख्या गुणा हमने हजार से ही किया है। ठीक है, वो हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, हम प्रति हजार ही निकाल रहे हैं यहां भी। लेकिन आपने एक चीज नीचे देखी कि पहली बात तो कि हमने यहां पर पुरुषों को नहीं लिया, दूसरी बात हमने यहां पर बालिकाओं को नहीं लिया क्योंकि बालिकाएं उत्पादकता की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा नहीं है, और हमने यहां पर 49 वर्ष से ऊपर आयु की महिलाओं को भी नहीं लिया क्योंकि सामान्य तौर पर 49 वर्ष के बाद मेनोपॉज की स्थिति आ जाने के कारण महिलाएं जो है वो मां बनने में सक्षम नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहले वाले से ये ज्यादा अच्छा तरीका हुआ, इसलिए देखो क्रूड शब्द हट गया और हमने इसको कहा जनरल फर्टिलिटी रेट। लेकिन हम जब जनांकिकीय क्षेत्र में बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। तो इसके बाद देखिए आता है आयु विशिष्ट उत्पादकता दर, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब आयु विशिष्ट, आपको नाम से ही पता लग रहा है ना, आयु विशिष्ट में सिंपली हम क्या करते हैं, आयु वर्गों के हिसाब से अलग अलग जन्म दरें निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आयु वर्ग 1-1 साल का लिया तो 15 साल की महिलाओं के लिए निकालेंगे, 16 के लिए निकालेंगे, 17 के लिए निकालेंगे, ऐसे करके पूरे 49 तक निकालेंगे। ठीक है, यदि आपने आयु विशिष्ट में वर्ग ले लिए, 5-5 साल से ले लिया मान लो, तो आप करोगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से
30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 49 वर्ष की महिलाओं के समूह बना लोगे और उनके लिए अलग अलग आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें निकालोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दरें अनेकों होती है, ये दरें अनेकों होती है। आप इसमें किस आधार पे 10 वर्ष का आधार ले रहे हो या 5 वर्ष का समूह ले रहे हो, किस, है ना, या प्रति वर्ष जो अलग अलग महिलाओं की आयु है ना, जैसे 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष कैसे निकाल रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयु विशिष्ट उत्पादकता दर। अब देखिए इसमें ऊपर क्या आ रहा है, किसी एक निश्चित वर्ष में विशिष्ट आयु अथवा आयु वर्ग की महिला के जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। तो देखो इसमें अंश में जो पहले दो आया था उसमें अंतर सिर्फ एक आया कि पहले में हमने सीबीआर में और जीएफआर दोनों में हमने क्या किया, ऊपर एक वर्ष में उस क्षेत्र में जितने भी बच्चे जीवित पैदा हुए सबको लिया। यहां हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें कई होंगी, ठीक है, और वो कई होंगी ये तय आप करोगे कैसे, कि आप प्रत्येक अलग अलग वर्ष की महिलाओं के लिए निकाल रहे हो या महिलाओं के की आयु वर्ग के समूहों के लिए निकाल रहे हो, उसके आधार पर यह तय होगा कितनी निकलेंगी। ठीक है, एक वर्ष के लिए ही, है ना, एक वर्ष के लिए ही, क्योंकि यदि आप ये कहते हो कि भाई 5 साल का गैप लेते हो तो 15 से लेके 20 वर्ष की महिलाओं के कुल जीवित जन्मे बच्चे, है ना, और केवल उसी आयु वर्ग की महिलाओं की माध्य जनसंख्या, उसको 1000 से गुणा करेंगे तो एक दर आ गई ना। ठीक है, एक दर आ गई, और मान लीजिए आप 2020 के लिए निकाल रहे हो तो एक दर आ गई इस वर्ग के लिए। अब इसी वर्ष में आपको 20 से 25 वाली भी निकालनी है, 25 से 30 वाली भी निकालनी है, तो बताओ अनेकों दरें आएगी कि नहीं आएगी, है ना। आयु विशिष्टता के आधार पर उत्पादकता दरें भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो हम यहां अब देखिए, जो गौर से देखिएगा कि किसी एक निश्चित वर्ष में विशिष्ट आयु अथवा आयु वर्ग, अब आप आयु अथवा आयु वर्ग मतलब आप वर्ग ले रहे हो, जैसे 5 साल का समूह ले रहे हो, 3 साल का समूह ले रहे हो, 10 साल का समूह ले रहे हो, या आप अलग अलग महिलाओं की ले रहे हो, जैसे 15 साल की महिलाओं का एक समूह ले लिया, 16 साल की महिलाओं का एक समूह ले लिया, 17 साल की महिलाओं का, ऐसे करते करते 49 साल की महिलाओं का एक समूह ले लिया, है ना। तो ऊपर तो केवल उस उम्र की जो महिलाएं हैं उनके उस क्षेत्र में उस वर्ष कितने जीवित बच्चे पैदा हुए, और नीचे केवल उस वर्ष की या उस समूह की महिलाओं की माध्य जनसंख्या, बस, है ना, गुणा 1000। अब देखो, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें जो है एक से अधिक होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कुल उत्पादकता दरें हैं उनको निकालने के लिए एक वर्ष के लिए एक क्षेत्र में जितनी भी आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें हैं सबको जोड़ देंगे, तो टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। देखिए अगली स्लाइड, ये देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, सिंपल सबमिशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, है ना। हमने क्या किया, जो आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें हैं उनको जोड़ दिया, बस। तो कुल उत्पादकता दर यह प्रदर्शित करती है कि अपने संपूर्ण प्रजनन काल में एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है किसी भी क्षेत्र में। अब जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए राजस्थान के लिए ये 3.16 आ रहा है प्रति महिला। इसका मतलब ये नहीं है कि एक महिला 3 तो पूर्ण बच्चों को जन्म देती है और 1.6 मतलब वो कोई अपूर्णता है, ऐसा नहीं है। आप इसको यूं समझिए कि यदि ये 3.16 है, कितना, 3.16, इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में 100 महिलाएं जो हैं वो 316 बच्चों को जन्म देगी। आई बात समझ में? ठीक है, उसको हम कहेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या कहेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, और भारत की जनसंख्या नीतियों में भी हमें इस आंकड़े का उल्लेख देखने को मिलता है। और मैं आपको यहां बता दूं कि टोटल फर्टिलिटी रेट से हम रिप्लेसमेंट रेट भी निकालते हैं, है ना। हम ये तय करते हैं कि टीएफआर कितना हो कि हम उसको प्रतिस्थापन दर माने। तो देखो इसमें यह माना जाता है कि यदि टीएफआर का मान किसी भी क्षेत्र के लिए 2.1 होता है तो यह प्रतिस्थापन दर के बराबर। अब सवाल हमारे जहन में आना चाहिए कि कोई भी मान लो बच्चा पैदा करने का इंसिडेंस है, तो वहां पर 2 सहभागी हैं, एक महिला और एक पुरुष। क्यों, एक कपल जो होता है, कपल,
उस कपल की वो संतानें पैदा हो रही है। अब यदि एक कपल जिसमें दो लोग हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, यदि वो दो संतानें पैदा करते हैं तो उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया कि नहीं किया? किया ना। ये है प्रतिस्थापन दर। तो इसको ये शब्द से घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सरल है ना। प्रतिस्थापन मतलब कपल ने अपने आप को प्रतिस्थापित कर दिया। सिंपल सी बात है कि साहब फिर ये 2 होना चाहिए, 2.1 क्यों है? ठीक है, 2.1 इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होती। बहुत सारे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ और कारण हो सकते हैं, है ना। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो विवाहेतर संबंधों में प्रवेश ही नहीं करती, वो साधुत्व ग्रहण कर लेती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाती है और पुनर्विवाह कभी नहीं करती जीवन भर। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो एकाध बच्चे को जन्म दे देती हैं, उसके बाद वो कोई कारणों से, मेडिकल कारणों से या किन्हीं और कारणों से बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होती। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो बच्चा पैदा करने में सक्षम ही नहीं होती। कुछ महिलाएं हो सकती हैं कि वो बच्चा पैदा करने, प्रोफेशनल लाइबिलिटीज में वो इतनी ज्यादा मशगूल हो जाती हैं कि वो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती हो। कुछ महिलाएं ऐसी होती है वो ये भी समझ सकती है कि दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, मैं यदि एक पैदा ना करके यदि एक अनाथ बच्चे को पाल दूं तो शायद वो मेरा समाज के लिए ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। कुल मिला के बात ये है कि जो थोड़ा सा वर्ग है ना, जो प्रत्यक्षतः उत्पादकता में भाग नहीं लेता, यदि हम पूरी जनसंख्या की प्रतिस्थापन दर निकालें तो ये जो उत्पादन में भाग ले रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2.1 जब TFR होती है तो उसे प्रतिस्थापन दर की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी क्षेत्र में 10 कपल, कितना, 10 कपल, है ना, या यूं कहें 10 महिला, ठीक है, कपल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि भाई जो बेबी प्रोडक्शन इंसिडेंस है ना, दैट इज रिलेटेड टू द मैरिज। क्योंकि हिंदुस्तान की यदि आप समाज की बात करो तो हम जो बात कर रहे हैं वो प्रासंगिक नजर आती है। ठीक है, तो यदि 10 महिलाएं 2.1 प्रतिस्थापन की दर से बच्चे पैदा करती हैं तो 21 बच्चों को पैदा करेगी। ठीक है, और यदि 10 महिलाएं 21 बच्चों को पैदा करेगी तो हम कह सकते हैं कि व्यापक स्तर पर वो उस क्षेत्र की रिप्लेसमेंट रेट फर्टिलिटी के बराबर होगा, प्रतिस्थापन दर के बराबर होगा। तो ये जो बात हमने की है, इसके बाद में हम एक और आंकड़ा यहां पर देखेंगे और उसको कहते हैं शुद्ध प्रजनन दर, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। जब हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट की बात करते हैं, NRR की बात करते हैं, तो देखो ये बहुत हद तक समानता रखता है TFR से, टोटल फर्टिलिटी रेट से। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज है जिसको हम बदल देते हैं। नंबर 1 कि हमने पीछे देखो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यहां पर देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। हमने कहा कि किसी एक निश्चित वर्ष में विशिष्ट आयु वर्ग या आयु की महिला के जन्म में जीवित बच्चों की संख्या, है ना। अब हमने यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों को शामिल किया ना। जो बच्चा पैदा हुआ है ये वो पुरुष है तो भी हम उसको यहाँ शामिल कर रहे हैं, स्त्री है तो भी हम उसको शामिल कर रहे हैं। अर्थात हम यहाँ पर बेबी के सेक्स के आधार पर सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट NRR निकालते हैं तो हम यहाँ पर केवल महिला बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं की संज्ञा लेते हैं। नंबर 1 जो बदलाव है TFR में और NRR में। ठीक है, नंबर 2 दूसरी बात देखो, नीचे है उसी वर्ष की कुल विशिष्ट आयु वर्ग अथवा आयु की महिलाओं की माध्य जनसंख्या। अब ध्यान रखना कि हम TFR में तो ये लेते हैं, आयु विशिष्ट उत्पादकता दर में तो ये लेते हैं, लेकिन जब हम NRR निकालते हैं और उसके लिए जब हम आयु विशिष्ट उत्पादकता दर निकालते हैं NRR के लिए, तो हम इस आयु वर्ग में समस्त महिलाओं को ना लेकर केवल उन्हीं को लेते हैं जो वास्तव में बेबी प्रोडक्शन इंसिडेंस में भाग लेती हैं। अर्थात जो साधुत्व ग्रहण कर लेती, जो कभी विवाह नहीं करती, जो विवाह करके बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, या जिनके अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है किसी चीज को लेके और वो इनफर्टाइल होती हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, अर्थात उनको शामिल करते ही नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर 2 चीजें आई। नंबर 1 वास्तव में जो महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं, है ना, और नंबर 2 हम इसमें उस चीज को शामिल लेंगे कि
कितने बच्चे महिला बच्चे पैदा हुए, कितने महिला बच्चे पैदा हुए। तो इसलिए हम यहाँ पर इस बात को कहना चाहेंगे आप लोगों से कि यहाँ पर यदि एक महिला एक बच्ची को पैदा करती है तो एक मातृत्व शक्ति ने एक मातृत्व शक्ति से अपने आप को रिप्लेस कर दिया है। इसलिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं TFR और NRR की, तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि इन दोनों में भिन्नता क्या है, ठीक है, किस प्रकार से टोटल फर्टिलिटी रेट और ये NRR जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है ये आपस में भिन्न कैसे हैं। दोनों में हम ये बात करते हैं कि हम जो आयु विशिष्ट उत्पादकता दर है उसके योग को लेते हैं। यहाँ भी देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, NRR बराबर सिग्मा ASFR। और ये ठीक हमने उस केस में भी देखा था जब हम चर्चा कर रहे थे TFR की। तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि भाई इसमें ये भिन्नता कैसी है, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पर जाना चाहिए। हमने इसको यूं का यूं लिया, अलग अलग आयु वर्ग या अलग अलग विशिष्ट आयु के वर्गों के लिए उसको निकालकर उसका योग किया किसी निश्चित क्षेत्र के लिए, किसी निश्चित वर्ष के लिए, और TFR कैलकुलेट हो गई थी। लेकिन जब हम NRR की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर जो अंश में हमने लिया है कि किसी एक निश्चित वर्ष में विशिष्ट आयु वर्ग या आयु की महिला के जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, तो हम NRR में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या नहीं लेते हैं, हम NRR में केवल और केवल जीवित जन्मे महिला बच्चों की संख्या लेते हैं, ठीक है। यहाँ महिला और पुरुष दोनों को लिया है, हम वहां पे केवल और केवल महिला बच्चों को लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि एक जो महिला है उसको एक मातृत्व शक्ति रिप्लेस करती है, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम देखें इसमें हर में, तो हर के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर किसी निश्चित या विशिष्ट आयु वर्ग की महिलाओं को या किसी विशिष्ट आयु की महिलाओं की माध्य जनसंख्या को लिया जाता है। इसमें वो भी आती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाती या जो साध्वी बन जाती हैं, या जैसे मान लो कोई बहुत ही यंग एज में विडो हो जाती हैं, ठीक है। वो तमाम महिलाएं जो वास्तव में उत्पादकता प्रक्रिया में भाग नहीं लेती वो भी इसमें शामिल की जाती है। लेकिन NRR कैलकुलेट करते वक्त हम उनको शामिल नहीं करते, हम केवल उन्हीं महिलाओं को शामिल करते हैं जो वास्तव में उत्पादकता की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेती हैं। तो अब आप देखिए ये दो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देंगे कि ये भी NRR भी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स का योग है, लेकिन जहां केवल महिला शिशुओं के जन्म को अंश में रखा जाता है, नंबर एक। नंबर दो कि हर में उन्हीं महिलाओं की जनसंख्या ली जाती है जो वास्तव में प्रजनन प्रक्रिया में शामिल होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि एक महिला अपने आप को एक मातृत्व शक्ति से रिप्लेस कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो वो प्रतिस्थापन दर के बराबर होगा। यही कारण है कि हम NRR यदि 1 के बराबर है तो उसे उस क्षेत्र की प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले ये समझा कि जनसंख्या के तत्व और उनकी चारित्रिक विशेषताओं में क्या अंतर होता है। फिर हमने देखा कि जनसंख्या के तत्व कौन कौन से हैं, और जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीन जो जनसंख्या के तत्व हैं, ये तत्व क्यों हैं, इसको समझने के लिए हमने आधारभूत जनांकीय समीकरण को समझा और उसके बाद हमने विस्तार से जन्म दर की चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और शायद ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम मृत्यु दर और प्रवास की चर्चा करेंगे। थैंक यू।